हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। आज का हमारा जो गोल है वह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह डाइजेशन इन माउथ, कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। हम जो फूड खाते हैं उसके माउथ में किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टमक के अंदर वो फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। माउथ के अंदर जो फूड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? माउथ के अंदर फूड को बोलस बोलते हैं हम। जब उसके अंदर हम सलाइवा मिक्स कर देते हैं और म्यूकस मिक्स कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बोलस। और जब स्टमक के अंदर यही फूड आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम काइम। अब हम यहां से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं डाइजेशन ऑफ माउथ से। यहां पर हम बोलस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो होते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होते हैं, डिग्लूटेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइजेशन क्या है। डाइजेशन लार्ज जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस होती है। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल एंड दूसरा कौन सा होता है? केमिकल प्रोसेस हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। जब हम फूड को खाते हैं सबसे पहले फूड कहां जाता है? हमारे माउथ के अंदर जाता है। माउथ मींस बक्कल कैविटी के अंदर सबसे पहले फूड जाता है। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर हम क्या चीज करते हैं? सबसे पहले हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं, मींस हम फूड को चबाते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, हम फूड को वहां पर चबाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा बक्कल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं? हम फूड को स्वेलिंग करते हैं, मींस क्या करते हैं? फूड को निगलते हैं। फूड को क्या करते हैं हम? फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। सबसे पहले फूड कहां जाता है? फूड हमारा जाता है फेरिंग्स के अंदर। जब हम माउथ के बाद कहां जाता है फूड? फेरिंग्स के अंदर जाता है। और फेरिंग्स के बाद फूड कहां जाता है? इसोफेगस के अंदर जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो माउथ के अंदर जो फूड होता है जब हम उसको चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो मैस्टिकेट करने के बाद फूड का क्या हो जाता है? फूड हमने मैस्टिकेट कर लिया, अपना फूड को क्या कर लिया? मैस्टिकेट मींस फूड को हमने चबा लिया है। उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं? सलाइवा को मिक्स करते हैं। जो लार होती है माउथ के अंदर, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहां से जो सलाइवा निकलता है उस सलाइवा को इसके अंदर मिक्स करते हैं, प्लस इसमें म्यूकस को ऐड करते हैं। इसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम? और म्यूकस। मैस्टिकेट फूड प्लस सलाइवा प्लस म्यूकस, इन तीनों को मिलाकर के हम एक टर्म दे देते हैं जिसको बोलते हैं बोलस। जिसे क्या बोलते हैं हम? बोलस। तो माउथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? जब ये माउथ से फूड हमारा इसोफेगस के अंदर जाता है तो बेसिकली वो क्या जाता है? वो जाता है बोलस, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सलाइवा एंड म्यूकस मिले हुए होते हैं। अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इसोफेगस के अंदर जाता है। इसोफेगस के अंदर हमें पेरिस्टाल्सिस मोमेंट देखने को मिलते हैं। ये पेरिस्टाल्सिस मोमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने आपको बता दिया है कि बोलस क्या होता है। बोलस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बताया फूड को मैस्टिकेट करना, उसके अंदर सलाइवा मिलाना और उसके साथ में म्यूकस को ऐड करना, तो क्या बन जाता है हमारा? बोलस। जो हमारा फूड है वो बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा फूड कहां एंटर कर चुका है? इसोफेगस के अंदर एंटर कर चुका है। माउथ से फूड कहां आ चुका है? अब ये इसोफेगस के अंदर एंटर कर चुका है। ये फूड कहां आ चुका है? ये है फूड
क्या है ये? बोलस ऑफ फूड है, ये इसोफेगस के अंदर एंटर कर चुका है। इसोफेगस के अंदर हमने आपको 4 लेयर्स के बारे में बताया था। सबसे बाहर होती है सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। जो मस्कुलरिस होती है, मस्कुलरिस की हमने आपको 2 लेयर बताई थी, बट स्टमक के अंदर 3 लेयर्स बताई थी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसोफेगस के बारे में। तो इसोफेगस के अंदर 2 मसल्स की 2 लेयर्स होती है, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? इनर लेयर सर्कुलर होती है और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। और स्टमक के अंदर एक थर्ड लेयर हमें और देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ओब्लिक मसल्स बोलते हैं। मीन्स तिरछी मसल्स जो होती है वो स्टमक के अंदर हमें देखने को मिलती है। बट अभी बात हो रही है इसोफेगस की। जो हमारा बोलस है वो कहां पर आ चुका है? इसोफेगस के अंदर आ चुका है। तो क्या होता है, यहां पर जो सर्कुलर मसल्स होती है, इसोफेगस की जो सर्कुलर मसल होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती रहती है। वो क्या करती है? एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर ये रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। इससे क्या होता है, हमारा फूड ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। इस मोमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। मींस जो सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? इस फिनोमेना को कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पास वे एंड पुशिंग बोलस डाउन। जब सर्कुलर मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोलस क्या होता है हमारा? नीचे की ओर जाता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, शॉर्टनिंग पासवे अहेड ऑफ बोलस। इससे क्या होता है? इससे हमारा जो बोलस है वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है। आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो ये सर्कुलर मसल होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से क्या होता है, हमारा फूड ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करता है, जिसे क्या कहते हैं हम? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट हम इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा फूड है, हमारा फूड कहाँ है? फिलहाल इसोफेगस के अंदर है। और हमने एक आपको स्पिंक्टर के बारे में बताया था, वो क्या था? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर के बारे में हमने आपको बताया था। कहाँ होता है वो? इसोफेगस एंड स्टमक के जंक्शन पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे जब ये हमारी क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर हमारा क्लोज्ड होता है, बट जैसे जैसे फूड अपना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर क्या हो जाता है? हमारा ओपन हो जाता है और हमारा जो बोलस होता है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। जो हमारा फूड होता है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने से हमारा गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर ओपन होता है और उसके बाद फूड कहाँ एंटर कर जाता है? स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। बोलस क्या करता है? बोलस ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्यों होता है? जो मसल्स होती है उनके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोलस ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर हमारा ओपन हो जाता है और फूड स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। एक डायग्राम और दिया गया है यहां पर। इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख पा रहे हो? इस डायग्राम के अंदर क्या है? हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को दिखाया गया है कि इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमें एरिया देख रहा है रिलैक्सेशन का। पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है और फूड ऐसे ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। फूड क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मूवमेंट कर रहा है और इस तरीके से स्टमक के अंदर यहां पर एंटर कर जाता है। यहां पर क्या है? स्टमक है, स्टमक के अंदर फूड एंटर कर जाता है। ये क्या है? हमारी इसोफेगस। इस तरीके से फूड हमारा इसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। हमने जो अभी आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है उसके बारे में हम बात
करते हैं। हमने बताया आपको डाइजेशन इन बक्कल कैविटी के बारे में कि बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर बोलस के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लाइज्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। दो प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, फूड को चबाना, वो कौन सा है, एक तरीके से मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन हमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर। जैसे हमें माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम देखने को मिलता है, माउथ के अंदर हमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम देखने को मिलता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को 30% क्या होता है, स्टार्च का जो स्टार्च 30% हाइड्रोलाइज कहां पर होता है, वो माउथ के अंदर होता है। इसी तरीके से कहां होता है, स्टमक के अंदर हमें देखने को मिलता है और इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे रेस्पेक्टिवली एंजाइम देखने को मिलते हैं। हम इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। द बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शंस। बक्कल कैविटी के अंदर हमें 2 मेजर फंक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मींस पहले फूड को चबाना, और दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। दूसरा होता है हमें बक्कल कैविटी के अंदर माउथ के अंदर 2 काम देखने को मिलते हैं। पहला फूड को चबाना और दूसरा फूड को निगलना। फूड कैसे निगलते हैं हम, फूड को सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, फूड माउथ से जाता है फेरिंग्स के अंदर। माउथ से फूड कहाँ जाता है, फेरिंग्स के अंदर जाता है। और फेरिंग्स क्या होती है, फेरिंग्स इज ए कॉमन चैम्बर होता है ये फूड एंड विंड के लिए। विंड पाइप जो होती है हमारी ट्रैकिया और इसोफेगस, इनका कॉमन चैम्बर होता है फेरिंग्स। मींस जो ट्रैकिया होती है और इसोफेगस होती है उनकी कॉमन जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं फेरिंग्स। और इस फेरिंग से क्या होता है, फूड हमारी इसोफेगस के अंदर जाता है, जिसे हम फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग कहते हैं। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप विद द फूड थ्रूली। इसके बारे में यही बताया है कि जो हम टीथ एंड टंग की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिक्स करते हैं, जो लार होती है उसको हम मिक्स करते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं फिर हम म्यूकस को भी हम मिलाते हैं। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडरिंग द मैस्टिकेटेड फूड इनटू द बोलस। हमने आपको बताया था बोलस क्या होता है, फूड मैस्टिकेट फूड होता है, उसके अंदर सलाइवा और जब हम म्यूकस को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। यही बताया गया है कि हमारा यहां पर क्या होता है, बोलस बन के तैयार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी मींस पेरिस्टाल्सिस मोमेंट के बारे में। हमने क्या बताया आपको, बोलस इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स। बोलस कहां चला जाता है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद कहां जाता है, इसोफेगस के अंदर, बाय स्वेल्विंग और डिग्लूटेशन। इसे कहते हैं फूड का निगलना। फेरिंग्स के बाद हमारा फूड कहां चला जाता है, इसोफेगस के अंदर चला जाता है। इसे हम स्वेलिंग या डिग्लूटेशन कहते हैं। इसके बाद बोलस क्या होता है, बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। इसके बाद क्या होता है, बोलस हमारी इसोफेगस के अंदर चला जाता है बाय द सक्सेसिव वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने आपको 2 डायग्राम की हेल्प से इस चीज को समझाया है कि जो यहाँ पर मस्कुलरी लेयर होती है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, उसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। और हमारा जो बोलस होता है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, मोमेंट शो करता है। ऊपर से नीचे की ओर मोमेंट शो करता है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। और जो गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर होता है, हमने आपको डायग्राम में बताया है, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर जो हमारी इसोफेगस होती है, इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर देखने को मिलता है, जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम कार्डियक स्फिंक्टर होता है।
जो एक कार्डियक या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये फूड को कंट्रोल करता है स्टमक में जाने के लिए। जब इसके अंदर पेरिस्टालसिस मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो क्या होता है, फूड जो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और हमारा फूड क्या होता है, जो बोलस होता है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। अब बात करते हैं हम बक्कल कैविटी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है। जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है उसके अंदर हमें ओरल कैविटी में कौन कौन से क्या क्या देखने को मिलता है, हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और HCO3 बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। और हमें यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो तो माउथ के अंदर हमारा क्या हो जाता है, माउथ के अंदर शुरू हो जाता है फूड को मैस्टिकेट करना, वो मैकेनिकल प्रोसेस कहलाता है। और केमिकल प्रोसेस भी हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं माउथ के अंदर, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम से एक हमारे पास होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, हमारे पास हमने कुछ खाया स्टार्च, फॉर एग्जांपल हमने खाया स्टार्च, तो स्टार्च को क्या कर देता है, ये स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर हम एक बात कहें कि जो यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन होता है, मींस जो कार्बोहाइड्रेट का हमें डाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, वो कंप्लीट डाइजेशन हमें कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर केवल और केवल 30% ऑफ स्टार्च का हमें केवल यहाँ पर क्या होता है, 30% डाइजेशन ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मींस जो स्टार्च होता है वो केवल 30% ही हाइड्रोलाइज होता है। इसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो होती है वो एक स्लाइटली एसिडिक पीएच हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो एसिडिक पीएच होती है 6.8 उसकी वैल्यू होती है, 6.8 वैल्यू होती है। और जो स्टार्च है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डाइसैक्राइड माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम होता है, वो जो इसके अंदर एक लाइसोजाइम हमें देखने को मिलता है सलाइवा के अंदर, जो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि हमें इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है लाइसोजाइम के बारे में। अब हम बात करेंगे, हमने बक्कल कैविटी के अंदर किस तरीके से क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस यहां पर देखने को मिलती है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम स्टमक के अंदर चलते हैं। जो स्टमक होता है, स्टमक के म्यूकोसा के अंदर, स्टमक का जो म्यूकोसा होता है, गिव मी अ सेक, जो स्टमक का म्यूकोसा होता है, इस म्यूकोसा के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, स्टमक के म्यूकोसा के अंदर हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां देखने को मिलती है, ये स्टमक के म्यूकोसा के अंदर। स्टमक के म्यूकोसा में क्या देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही इधर डायग्राम दिखाया गया है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमें 4 प्रकार की सेल देखने को मिलती है। बट एनसीईआरटी के अंदर केवल 3 सेल मेंशन है। पहली होती है म्यूकस नेक सेल, दूसरी होती है पेप्टिक और चीप सेल्स, तीसरी होती है पेरेंटियल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। जो म्यूकस नेक सेल्स होती है, ये वाली कौन सी है, म्यूकस नेक सेल। जो म्यूकस नेक सेल होती है ये म्यूकस को सिक्रेट करती है, ये म्यूकस को क्या करती है, सिक्रेट करती है।
म्यूकस को सिक्रेट करती है। जो पेरेंटियल सेल होती है, जो पेरेंटियल सेल होती है, इसे दूसरा नाम क्या होता है इसका, ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा नाम होता है इसका ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या करती है, पेरेंटियल या ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, ये प्रो एंजाइम, एक एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। ये किसे सिक्रेट करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। प्रो एंजाइम क्या है, प्रो एंजाइम का मतलब है ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या है, एक इनएक्टिव है। इसे हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अभी आगे देखेंगे कैसे हम इसको एक्टिव करते हैं। तीसरी होती है चीप सेल्स। चीप सेल का दूसरा नाम क्या होता है, पेप्टिक सेल भी होता है। चीप सेल का दूसरा नाम होता है पेप्टिक सेल। जो पेप्टिक सेल होती है ये क्या करती है, पेप्टिक सेल HCl प्लस सम कुछ कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं ये उसको सिक्रेट करती है। कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपने ये चीज याद रखनी है। जो म्यूकस नेक सेल है वो म्यूकस को सिक्रेट करती है। पेरेंटियल, जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। और जो चीप सेल्स होती है ये HCl एंड कुछ कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उनको सिक्रेट करती है। और इसमें क्या होता है, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर तभी काम करते हैं जब विटामिन B12 हमें यहां पर देखने को मिलती है। विटामिन B12 की हेल्प से ही ये कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर काम में आते हैं, केवल आपको इतना याद रखना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें पेप्सिनोजन देखने को मिल रहा है। तो ये पेप्सिनोजन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है। कौन सिक्रेट कर रहा है उसे, पेप्टिक या चीप सेल्स। जो पेप्टिक या चीप सेल है क्या सिक्रेट कर रही है, ये पेप्सिनोजन। और जो ये है पेप्सिनोजन को पेप्टिक या चीप सेल सिक्रेट कर रही है। और पेरेंटियल या ऑक्जेंटिक सेल किस चीज को सिक्रेट कर रही है, HCl को। तो अब क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव है, वो क्या है, इनएक्टिव है। इसे हमें एक्टिव बनाना है। तो क्या होता है, जो पेप्सिनोजन होता है, जो पेप्सिनोजन होता है ये क्या है, फिलहाल इनएक्टिव है। इसे हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, इनएक्टिव है। और ये क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसे कौन कन्वर्ट करता है, जो पेरेंटियल सेल से HCl निकलता है, ये HCl इसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पेप्सिन क्या काम करते हैं, स्टमक के अंदर इन पेप्सिन का काम क्या होता है। स्टमक के अंदर जो हमें वो देखने को मिलते हैं, जो प्रोटीन्स देखने को मिलती है, स्टमक के अंदर हमें जो प्रोटीन्स देखने को मिलती है उस पर ये पेप्सिन काम करते हैं। पेप्सिन ये क्या करते हैं, यहां पर काम करते हैं। और जो प्रोटीन्स होती है उन्हें ये पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस में तोड़ देते हैं। उसे पेप्टाइड्स प्लस प्रोटियोसिस में तोड़ देते हैं। तो ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कौन सा एंजाइम यहां पर काम करता है। हमने बताया चीप सेल पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है, इसे इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है HCl, बन गया हमारे पास पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में। अब जो ये पेप्सिन है ये काम करता है प्रोटीन्स पर, प्रोटीन को ये पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस में तोड़ देता है। अब कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन हमें कहां देखने को मिलता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेशन हमें यहां पर प्रोटीन्स का देखने को नहीं मिलता है। एक टर्म के बारे में हमने आपको बताया था, काइम। ये काइम क्या होती है, स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको काइम। हमारे पास क्या है, फिलहाल HCl हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर क्या, इसोफेगस के अंदर क्या आता है, इसोफेगस के अंदर होता है बोलस। इसोफेगस के अंदर क्या होता है, बोलस।
अब इस बोलस के अंदर हमने आपको बताया HCl व सम इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करती है? HCl व सम इंट्रिंसिक फैक्टर करती है पेराइटियल सेल्स। जो पेरेंटियल सेल्स होती है, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, वो HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। तो इस बोलस के अंदर जब HCl मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? काइम। इसे क्या बोलते हैं हम? काइम। इसी के बारे में आपको बताना था कि बोलस इस फॉर्म में हमें यहां पर देखने को मिलता है, काइम की फॉर्म में स्टमक के अंदर। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है। डाइजेशन ऑफ स्टमक के अंदर एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है हमको? जो म्यूकोसा होती है स्टमक की, म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है? इसके अंदर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। पहली म्यूकस नेक सेल, दूसरी पेप्टिक और चीप सेल्स, तीसरी पेराइटियल या ऑक्जेंटिक सेल्स। जो म्यूकस नेक सेल होती है वो म्यूकस को सिक्रेट करती है। किसे सिक्रेट करती है वो? म्यूकस को। पेप्टिक या चीप सेल्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को, और पेराइटियल या ऑक्जेंटिक सेल्स HCl एंड सम कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उनको रिलीज करती है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कब काम करते हैं? इन इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए हमें विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। डाइजेशन इन स्टमक के अंदर हमने क्या बात की थी कि काइम बनता है। काइम क्या होता है? काइम होता है फूड के अंदर जो बोलस होता है, बोलस के अंदर HCl मिला देते हैं। बोलस के अंदर क्या करते हैं? बस HCl मिला देते हैं तो काइम बन जाता है। द स्टमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर। स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 घंटे तक करीब होता है। वहां पर फूड क्या करता है? चर्निंग मोमेंट करता है। फूड क्या करता है वहां पर? चर्निंग मोमेंट करता है। फूड मिक्सिस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ये किसकी बात कर रहा है कि HCl यहां पर क्या होता है? मिल जाता है। किसके अंदर? बोलस के अंदर। बाय द चर्निंग मोमेंट्स, यहां पर हमें चर्निंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट इज कॉल्ड काइम। कहने का बेसिकली मतलब यह है कि यहां पर क्या होता है? काइम यहां पर बन जाता है। और वहां पर कैसे होते थे? इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, और डाइजेशन स्टमक के अंदर कौन से मोमेंट होते हैं? चर्निंग मोमेंट होते हैं। ये भी मस्कुलर वॉल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मोमेंट होते हैं जैसे वहां पर कौन से थे? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट थे। इसी तरीके के मोमेंट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, चर्निंग मोमेंट। उन्हें हमने नाम दे दिया यहां पर चर्निंग मोमेंट। एक डायग्राम और देख लेते हैं इसका। इसोफेगस एंड लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। यहां पर हमें गैस्ट्रिक एसिड HCl देखने को मिलता है। काइम बन जाता है, यहां पर काइम बन जाता है। और ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? यहां पर जो पेप्सिन होता है, प्रोएंजाइम जो पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है। और जो प्रोटीन्स है उनको स्मॉल पेप्टाइड्स में यहां पर टूटता हुआ दिखाया गया है। मीन्स क्या है? ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड्स में तोड़ दिया है पेप्सिन ने। इस डायग्राम को दिखाने का मेन मोटिव यही था कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है, और जो पेप्सिन है अब ये एक्ट करके प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है। अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बताना चाहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखने को मिलती है डाइजेशन ऑफ इन माउथ के अंदर? डाइजेशन इन स्टमक के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखने को मिलती है उनके बारे में बात हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है? द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है। इस पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करते हैं? एक्सपोजर करते हैं, और वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट पेप्सिन के अंदर हो जाता है। अब ये पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक होता है। अब ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, जिन्हें पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। यही हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि पेप्सिन किस में कन्वर्ट हुआ? पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को किस में तोड़ दिया? प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स मींस पेप्टाइड में उसने तोड़ दिया है। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protect the mucosal epithelium.
इसके अंदर क्या होते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशंस में और इसकी म्यूकोसल एपिथेलियम की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो तो एसिड है HCl कि ये बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस क्या काम करते हैं, इसे बचाते हैं एक्सपोजर से, क्योंकि एक्सकोरेशंस हो सकता है। हमें यहाँ पर HCl देखने को मिल रहा है क्योंकि उसकी pH क्या है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, pH उसकी 1.8 है। तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारी म्यूकोसा होती है, वो जल भी सकती है, इससे फूक भी सकती है, बट इसे कौन बचाता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, इसे जलने से बचाते हैं, मींस एक्सकोरेशन से बचाते हैं, कौन, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि वो एसिड है, वो इसको भी तो जला सकता है, म्यूकोसल एपिथेलियम को, बट इससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स हमें इससे प्रोटेक्ट करते हैं। हमने 1.8 इसकी ऑप्टिमम pH आपको बताई HCl की, कौन प्रोवाइड, ये HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक pH। द रेनिन इज ए प्रोटीलेटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच इज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। एक एंजाइम और देखने को मिलता है हमें स्टमक के अंदर, वो होता है रेनिन। एक एंजाइम होता है रेनिन, ये हमें इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, 2-3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर हमें रेनिन देखने को मिलता है। उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, रेनिन देखने को मिलता है, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इन्फेंट का मतलब होता है जो छोटे शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्मॉल अमाउंट में लाइपेज को भी सीक्रेट करती है। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक यहाँ पर खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम जो डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।